नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को मैंने लॉ और उसके रिलेवेंट सिग्निफिकेंस के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग समझेंगे कि बेसिकली जो हम कानून को समझते हैं, जो हम लॉ को जानते हैं, वो आया कहाँ से, इसके पीछे की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसको हम लॉ मानेंगे। आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से वो सोर्स हैं जहाँ से लॉ ड्राइव होता है, जहाँ से लॉ जो है वो आता है। जैसे कस्टम होते हैं जो हमारे समाज में पहले से चले आ रहे हैं, अगर उनको लीगली लॉ के तौर पे रिकॉग्निशन समाज दे देता है, सोसाइटी दे देती है, लीगल इंस्टीट्यूशन दे देते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो लॉ हो जाता है। जैसे पर्सनल लॉ कुछ बनाए गए हमारी सोसाइटी में, जैसे मैरिज है तो मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। डिवोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सक्सेशन उत्तराधिकार जो प्रॉपर्टी के मामले हैं उनसे रिलेटेड भी पर्सनल लॉ बने हैं। जब पर्सन के रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, जैसे एलामनी हो गया, मेंटेनेंस के मामले हो गए, ये सारे जो हैं पूरे बेसिकली पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो लॉ कई सारी चीज़ों से निकलता है। कुछ हिस्टोरिकल जो स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो बताता है कि लॉ बनाया जाता है। बेसिकली लॉ जो है वो हिस्ट्री उसका प्रमाण देती है। जैसे बहुत सारे कानून हैं जो कस्टम से निकले, बहुत सारे कानून हैं जो एक प्रकार से हिस्ट्री से निकले, या जैसे जिसमें स्वैग्नी का जो व्यू है उसके बारे में मैं आगे सब चीज़ों पे बात करूँगा। या जिसको जो हमारा इंटरनेशनल लॉ से जो हमने ट्रीटी कर रखी है, कोऑपरेशन कर रखे हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं, या इंडिया की ऑब्लिगेशन दूसरे कंट्रियों के साथ कैसी है, डोमेस्टिक लॉ में उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, या जो म्युनिसिपल लॉ है उन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आर्टिकल 51 है कि अगर इंटरनेशनल पीस कोऑपरेशन के लिए भी हम लॉ बनाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ प्रेसिडेंट जो कोड के पुराने रूल्स हैं, नियम हैं, जो जजमेंट आए हुए हैं, उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें या टेक्स्ट निकलता है। या हिस्ट्री में जो पुरानी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कमेंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, वो इससे अंतर्गत आती हैं। तो लॉ के कई सोर्स हैं जहाँ से लॉ निकलता है। सबसे जो महत्वपूर्ण मॉडर्न सोर्स है वो लेजिस्लेचर है, जहाँ पार्लियामेंट जो है बिल पास करती है, फिर उसको एक्ट बनाती है, फिर उसको इन्फोर्सिबिलिटी दे देती है पूरे देश में, जो इन्फोर्समेंट में आता है। जैसे अभी पुराने लॉ हटा के BNSS, BSA और इसके बाद BNSS और BSA और ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है, इनको हटा के 3 नए कानून पास करे गए। तो ये लेजिस्लेचर का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है कि कानून को उसकी संरचना देना, कानून को उसकी इन्फोर्सिबिलिटी देना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इसके अलावा भी बहुत फॉर्मल सोर्स के अंदर बटा हुआ है, जिसमें लीगल बाइंडिंग जो है मिली हुई है किसी रूल के साथ। मान लो अगर किसी दुकानदार ने बाहर लिख रखा है कि जूते पहनकर अंदर आना है, तो यह एक प्रकार का रूल्स हो सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं हम इसको लॉ की शरण में रख सकते। अगर लेजिस्लेचर यही बनाया होता, कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस होता या उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती, तो हम उसको मान लेते कि ये जो है ये कानून के अंदर आ जाएगा। जैसे कोई एक्ट बना दिए जाए, कोई स्पेशल एक्ट बना दिए जाए, तो वो जो है कानून की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी के विपरीत अगर लेजिस्लेचर जो है कोई भी कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में रह के बनाया गया है, लीगली इन्फोर्सिएबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करता है, और उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी या लीगल फोर्स स्टैट्यूट लॉ के द्वारा मिल गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लेजिस्लेचर का कानून जो है वो वैलिड कानून है। वो कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं शो कर रहा है, वो सत्य कानून है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी हर जगह है, वो पूरी तरीके से कानून के जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब मटेरियल सोर्स में ये होता है कि लॉ का जो कंटेंट हम देखते हैं वो कहाँ से आया,
या तो कोई कोर्ट के लीगल प्रिंसिपल के विकास हुआ उनसे निकल के आया, या हमारी हिस्ट्री से कुछ चीज़ें जो हैं कानून का रूप ली, या हमारे जो इंस्टीट्यूशन बने हैं, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है या जजेस के जो ऑब्जर्वेशन है, रीजनिंग है, उससे कानून निकल के आया, या सामाजिक कंडीशन में जो हमारे रीति रिवाज या जो कस्टम है या जो ट्रेडिशन चल रहे हैं उनको अगर मान्यता मिल गई या लीगली इन्फोर्सिएबल हो गए, या कमेंट्रीज हो गई, या टेक्स्ट हो गए, या और कोई रिलीजियस गाइड्स हो गई, जहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है, तो वो भी कानून की श्रेणी में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हमारा लॉ जो है हिस्टोरिकली बहुत सारी पुरानी टेक्स्ट, कमेंट्रीज और डिसीजन से मिलकर बना है। इसमें जब हम जूरिस्प्रूडेंस में हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ते हैं तो वहाँ पे सवेगनी का भी बताया जाता है कि जो लॉ है वो बार्न होता है, उसको बनाया नहीं जाता है, वो पहले से ही चला आ रहा है। जो हमारी हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में। और जो आज का मॉडर्न समाज है वो पूरा हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की जो विचारधारा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो जस्टिस है, फंडामेंटल राइट्स हैं या जो हमारे राइट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई भी जो हमारा इंस्टीट्यूशन देश का चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा का ख्याल रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट का जो एक प्रकार से बैलेंस और बना रहे, तो हमारे राइट्स का रिकॉग्निशन करने के साथ साथ तो उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो आशा करता हूँ कि मॉडर्न जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव हो, उनका जो दायरा है, उनकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक उनका कॉम्पिटेंस है, वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द घूमता है। सरकार कोई भी लॉ बनाती है, कुछ भी एक्ट पास करती है, कुछ भी नियम लाती है, कुछ भी लेजिस्लेचर बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशनल निज़म के दायरे में रहकर ही होता है। कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनका हम पालन करते हैं। उनकी जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडिया है या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, संविधान है, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं सारे इंस्टीट्यूशन, सारी मशीनरी जो है वह गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो कानून के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कानून का निर्माण होता है। जैसे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात आर्टिकल 50 कहता है, तो वो इसी आधार पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी सरकार की मशीनरी हो, कोई भी सरकार का तंत्र हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे राइट, सारे वो स्टेट की ड्यूटी जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, उसका दायरा, उसकी डिफिनीशन, उसके प्रिंसिपल डिफाइन है। जस्टिस के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जो हमारे राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, हमको हमारी आवाज़ को देता है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमको एक्सप्लॉइटेशन से रोकता है, हमारे राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देता है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मॉडर्न समय में जो सोर्स ऑफ लॉ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कितनी पावर यूज करनी है, कितना किस जो डिपार्टमेंट बना है या जो हमारे इंस्टीट्यूशन बने उनकी लिमिटेशन क्या है, कितने दायरे पे रहकर काम कर सकती हैं, कैसे फंडामेंटल राइट और स्टेट के बीच में प्रोटेक्शन बना के रखती हैं, कैसे हमारे राइट को रिकॉग्नाइज करती हैं, कैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल एक्टिविज़म्स, ये सब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का ध्यान रखते हुए हर चीज़ का पालन किया जाता है। ये नहीं कि आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पावर का यूज करने लगे, अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर का यूज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें और इस प्रकार से एक्ट करें कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है वो धराशायी ना हो, जैसे रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो लेजिस्लेचर के पास कौन कौन से सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है, फंडामेंटल राइट,
के खिलाफ तो नहीं जा रही है, यही सारी बातें, या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ पे आते हैं। जैसे आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ लॉ है, जैसे पहले जो हिस्ट्री में हम देखते थे कि बहुत प्रकार के ऐसे कानून थे जहाँ पे नो वकील नो दलील, जनरल डायर का कानून था, तो वो कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून जाता है तो वो वाइड है, वो अधूरा है, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव और जो हमारे राइट को कर्टेल करने से पहले जो भी कानून थे वो सारे इनकंसिस्टेंट थे। आर्टिकल 13 सब क्लास 2 बताता है कि स्टेट ऐसा लॉ बनाने से रोकता है जो हमारे पार्ट 3 जो हमारे राइट्स हैं उनको रोके, हमसे ले स्टेट जबरदस्ती आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पावर का यूज करे, अपनी सीमाओं के बाहर जाकर कोई काम करने लगे जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रह के करना है, तो वो सारे वाइड होंगे। तो कहने का मतलब है कि स्टेट ये पूरा ख्याल रखता है कि वो इंसान की गरिमा, इंसान की डिग्निटी, इंसान के राइट को सर्वोपरि रखे, रिकॉग्नाइज करे, उनको महत्व दे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि लॉ जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, बाई लॉ है, नोटिफिकेशन है, आर्डर है, जो हमारा आर्टिकल 13 कहता है वो यहीं से जूरिस्प्रूडेंस का सफ़र शुरू होता है। जैसे केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर नहीं रखती है, एक दायरे पे ही उसके पास, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन वो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, जो केशवानंदा भारती में रिवर्स किया गया कि रूल ऑफ लॉ जैसे है, हमारा फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, इसके बाद डेमोक्रेसी है, इन चीज़ों पे जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इन पे जो है कानून जो है पार्लियामेंट दखल नहीं दे सकती है, क्योंकि ये मूलभूत संरचना है। अगर इनमें खिलवाड़ हुआ तो और लॉलेसनेस आ जाएगी, सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हो जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा समाज में, आर्बिट्रेरी ने एक्सेसिव यूज आ जाएगा, लॉलेसनेस सोसाइटी में पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रहकर ही अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। तो मॉडर्न युग में जितनी भी फ्रेमवर्क है, पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाती है, जो भी पावर देती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही उसका जो है वो होता है। जो भी आप कोर्ट के डिसीजन आए, जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट एक हो गया, उसका सोर्स हो गया, कानून में कि कौन कितना चीज़ का कैसे डिसाइड करा जाए कि ये बेसिकली कोर्ट के सोर्स के बारे में कि रीजनेबल ग्राउंड किसको मानोगे, तो अब रीजनेबल ग्राउंड क्या होंगे, किसको कहा जाएगा, तो हर पॉसिबल सिनारियो पे जो है इंटरप्रिटेशन जज करते हैं, ऑब्जर्वेशन रीजनिंग लगा के कि वो कितनी उसमें इक्वालिटी की बात कर रहा है, डिग्निटी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट को बैलेंस कर रहा है, डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई आर्बिट्रेरी एक्सेसिव और इस प्रकार से किसी भी जो हमारे राइट्स हैं उनके साथ कोई समस्या या छेड़खानी तो नहीं हो रही है, स्टेट जो है आर्बिट्रेरी तरीके से तो नहीं पेश आ रहा है। यही काम कोर्ट का होता है कि फंडामेंटल राइट और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, या हम कह सकते हैं पब्लिक जो हमारी राइट्स हैं या जो हमारा स्टेट है उसके बीच में बैलेंस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम किसको रीजनेबल मानेंगे, क्या जस्ट होगा, क्या अनजस्ट होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को डिक्लेयर करती है तो जितनी भी भारत की और कोर्टें हैं उन पे वो कोर्ट पे बाइंड होता है, वो लागू होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का रीजन, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही वो जो लॉ है उसको इम्पोर्टेंस देती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे किसी भी लॉ की नज़र में रेशियो डिसेंडाई बोला जाता है, आर्बिटर डिक्टा बोला जाता है। मान लो ए ने बी के खेत में जानवर घुसने पर बी को गोली मार दी। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन गया, कोर्ट सब सर्कमस्टेंसेज में देखेगी क्या प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल था, क्या फोर्स लीगली यूज किया गया या अनलीगली यूज किया गया, कितनी सीमा में रहकर यूज करा गया। कोर्ट उस फैक्ट को उस लॉ के आधार पर लीगल प्रिंसिपल फार्मूलेट करके अप्लाई करेगी और जो डिसीजन वो लीगल प्रोपोजिशन में आवश्यक होगा
कि जो नेसेसरी लीगल रीजनिंग लगाई गई है कि इस आधार पे ये डिसीजन दिया गया है, ये रूल ऑफ लॉ लगा है, ये जस्ट लॉ और प्रिंसिपल का यूज करके जजमेंट जज ने दिया है, उसी को हम रेशियो डिसेंडाई बोलते हैं कि लीगल रीजनिंग या प्रिंसिपल किस आधार पे, किस ऑब्जर्वेशन के जरिए जज जो है उसको सही मान रहा है, जस्ट मान रहा है या अनजस्ट मान रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी फैक्ट होता है, हम उसको इशू को समझने का जज प्रयास करता है, फिर उसमें जो हमारे पास कानून है, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे, कौन सी रीजनिंग के आधार पे उस चीज़ का निर्णय होगा कि और किस रेशियो में आएगा कि 4 लोग उसके सहमति में है, 2 उसके असहमति में है, तो 3-2 का रेशियो बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्निकलिटी तौर पे ला काम करता है। कानून के सोर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, लेजिस्लेशन जो हमारी लॉ बनाने की जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट वहाँ से आता है, कोर्ट के डिसीजन से आता है, जो डिक्लेयर कर देती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 41 वहाँ से आता है, मुख्य जो नियम है ऑब्जर्वेशन है उनसे आता है, प्राइमरी लॉ जो हमारे एक्ट बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सीआरपीसी का हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, स्टैच्यू के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में, डेलीगेटेड जो लॉ रूल्स या रेगुलेशन या नोटिफिकेशन अथॉरिटी किसी दूसरे अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देती है। तो देश की कानूनी व्यवस्था का मूल संवैधानिक नींव जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सीमाओं पे ही निर्भर करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।